जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और आज की इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और यह हमारी हिंदी से संबंधित पहली क्लास होगी। इससे पहले हमारे चैनल पर एनवायरनमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी आदि की बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने छात्र हैं उन्होंने पहले वीडियो देखी है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इस सीरीज को दोस्तों लगभग यहाँ पर 10 से 15 वीडियोस में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा हिंदी शिक्षण के, और 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र से एग्जाम में। तो प्रयास ये रहेगा कि जो भी आपके 15 क्वेश्चन बने वो यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिले, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें इस वीडियो का लाइक एम जो रखा गया है मात्र 100 लाइक, ठीक है। मात्र 100 लाइक आपको इस वीडियो पर करना है और यदि इस वीडियो पर 100 लाइक आते हैं, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है, तभी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 100 लाइक का टारगेट है, उम्मीद है कि आप इतना कर देंगे। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि शिक्षकों को पाठ के विषय के साथ साथ बीच बीच में उपर्युक्त प्रश्न पूछते रहना चाहिए। यदि आप एक शिक्षक हैं और आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो छात्र आपके सामने, उनसे आप बीच बीच में उपर्युक्त प्रश्न पूछते रहें। इससे आप सहमत होंगे, असहमत होंगे, अनिश्चित रहें, अनिश्चित है, कभी पूछना चाहिए कभी नहीं, या फिर सदैव ही नहीं पूछने चाहिए, ठीक है। तो यदि आप ऐसा करते हैं, अपने छात्रों से बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं या फिर उनको क्वेश्चन पूछने के लिए आप प्रोत्साहित करते हैं, तो इससे सबसे पहले तो क्या होगा, जो छात्र होंगे उनके मनोबल में वृद्धि होगी। और किसी भी शिक्षक का पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसका पढ़ाया गया जो छात्र है उसका मनोबल ऐसा होना चाहिए कि वह कहीं पर भी खड़े होकर कोई भी प्रश्न पूछ पाए या फिर वो कहीं पर भी खड़े होकर स्पीच दे पाए। सबसे पहले तो आपका यह उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। और यह मनोबल बढ़ाने की पहली सीढ़ी होती है यदि आप कक्षा में छात्रों से क्वेश्चन पूछते हैं या फिर उन्हें क्वेश्चन पूछने के लिए आप प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहमत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शिक्षकों को कक्षा में ऐसा करते रहना चाहिए, बीच बीच में छात्रों से क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में, भाषा की रूढ़िगत शिक्षण विधि में यहाँ पर कौन सा कथन उपर्युक्त होगा, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें रूढ़िगत का अर्थ पता होना चाहिए। रूढ़िगत क्या है? तो दोस्तों रूढ़िगत ऐसी प्रथाएं होती हैं, कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल से चली आती हैं, उसमें ना तो कोई सुधार किया जाता है, ना ही उस पर कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने के लिए तैयार होता है। जैसा प्राचीन काल से पहले से चलता आ रहा है उसी को सही मानते हुए उसी प्रकार से हम उसको देखते हैं और उस पर आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये होती है रूढ़िगत पद्धति। अब यहाँ पर कथन को देखते हैं। पहला है शिक्षण की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौण बन जाती है रूढ़िगत शिक्षण विधि में, ठीक है। छात्रों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। छात्र पाठ में संभाव्यता के अभाव के कारण निष्क्रिय अधिक हो जाते हैं और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो भाषा की रूढ़िगत शिक्षण विधि में ये सभी यहाँ पर जो कथन होंगे आपके सही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि का क्या दोष है। गद्य की जो रूढ़िगत पाठन विधि है उसका क्या दोष होगा, ठीक है। इसके भी कथन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है छात्र की वाचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक नहीं कराया जाता है। छात्र गद्यांश का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। वाक्य प्रयोग, मुहावरे, पर्यायवाची शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं कराया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो इसमें भी ये सभी कथन सही होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जो गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि होती है उसके ये सभी दोष यहाँ पर पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन रहेगा आपका ऊपर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लिखा हुआ है कि भाषा की रूढ़िगत पाठन विधि में अवकाश के दिनों में यदि कोई छात्र घर से निबंध रचना कर लाने से संबंधित सही तथ्य यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा यदि होता है कि घर से निबंध रचना करता है अवकाश के दिनों में, तो अभिव्यक्ति का वास्तविक रूप आ जाता है। निबंध की मौलिकता नहीं पाई जाती है, निबंध में मौलिकता नहीं पाई जाती है। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, यहाँ पर निबंध लेखन बेहतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों रूढ़िगत पाठन विधि की बात हो रही, तो इसमें कोई
दोष की बात की जा रही तो ऑप्शन ए हो बी होगा यहाँ पर, जो कि तीनों से यहाँ पर डिफरेंट है। निबंध की मौलिकता नहीं पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, निबंध में मौलिकता नहीं पाई जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है मॉन्टेसरी पद्धति का आधारभूत सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी पद्धति का आधारभूत सिद्धांत क्या है? अब जो शिक्षण की मॉन्टेसरी पद्धति है, ये मॉन्टेसरी पद्धति क्या है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जो मॉन्टेसरी है, मॉन्टेसरी एक शिक्षा शास्त्री थी, कहाँ की थी? इटली की। इनका नाम था डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। ये कहाँ की रहने वाली थी? इटली की रहने वाली थी। इन्होंने इस प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है। यह प्रणाली जो है 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चों हैं तो उपयुक्त मानी जाती है। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में सर्वप्रथम बालकों की इंद्रियां जो होती हैं, जैसे कि आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, वाणी आदि को इसके द्वारा उन्हें प्रशिक्षण करके दृढ़ किया जाता है उनकी इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है। तथा विभिन्न इंद्रियां जो होती हैं, इन इंद्रियों से संबंधित कार्यों का ज्ञान कराया जाता होता है। ये होती है आपकी मॉन्टेसरी पद्धति। तो यहाँ पर मॉन्टेसरी पद्धति का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो बालक की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विकास की शिक्षा पर बल, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी, या फिर खेल द्वारा शिक्षा पर बल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ये सभी। जो मॉन्टेसरी पद्धति होती है इसकी ये सभी उद्देश्य होते हैं, ये सभी इसके जो कह सकते हैं कि आधारभूत सिद्धांत इन्हें कहा जा सकता है। बालकों की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विकास की शिक्षा पर बल, या फिर खेल द्वारा शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसरी पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है निर्देशन में व्यक्तिगता का स्थान। मॉन्टेसरी पद्धति की यह जो विशेषता है निर्देशन में व्यक्तिगता का सिद्धांत, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है रस्क का है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। मॉन्टेसरी पद्धति निर्देशन में व्यक्तिगता का स्थान यहाँ पर पाया जाता है मॉन्टेसरी पद्धति में, रस्क का यह कथन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, डाल्टन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? डाल्टन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो डाल्टन पद्धति जो है, डाल्टन पद्धति का जो निर्माण किया है वो किया है हेलन पार्क हस्टर्स ने, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हेलन पार्क हस्टर। डाल्टन पद्धति क्या है यह भी हमें पता होना चाहिए। तो डाल्टन पद्धति जो है, यह पद्धति जो होती है समय चक्र, इस पद्धति में सीखने के लिए, अधिगम के लिए समय चक्र आदि का कोई बंधन नहीं रहता है। बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। बालक अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय को जितनी देर तक चाहे वह पढ़ सकता है, और उसे अपने इच्छित जो विषय होता है, जिस विषय को वह पढ़ना चाहे उसे पढ़ने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। शिक्षक को बालक की रुचि के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप करने का वहाँ पर अधिकार नहीं होता है। यह होती है आपकी मॉन्टेसरी पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह होती है हमारी कौन सी? डाल्टन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं। मौखिक भाषा का विकास होता है, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर शिक्षा और प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यह जो होते हैं डाल्टन पद्धति में वह क्या करते हैं? स्वतंत्रता तो पाई जाती है, पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पर पाई जाती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। मौखिक भाषा का विकास होता है, और यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं, ठीक है। डाल्टन पद्धति में विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट पद्धति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। प्रोजेक्ट जो पद्धति होती है, प्रोजेक्ट जो पद्धति है यह निचली कक्षाओं से शुरू होकर उच्च स्तर तक की कक्षाओं में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और हम सभी अपने स्कूल में, कॉलेज में इस विधि द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रणाली द्वारा। तो यह जो है प्रोजेक्ट पद्धति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। तो किसने किया है व्यवहारिक रूप प्रदान? तो किलपैट्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। किलपैट्रिक द्वारा इस प्रणाली का जो है अनावरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट पद्धति किस नियम पर आधारित होती है? तो प्रोजेक्ट पद्धति तत्परता के नियम पर आधारित होती है, प्रभाव के नियम पर आधारित होती है, या फिर अभ्यास के नियम पर आधारित होती है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट पद्धति होती है ये सभी इस पर आधारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है? भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा किंडरगार्टनर पद्धति, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, किंडरगार्टनर पद्धति। किंडरगार्टनर का क्या मतलब है, तो यहाँ पर जो शिक्षा शास्त्री थे फ्रोवेल के द्वारा इस पद्धति का आविष्कार किया गया है, किंडरगार्टनर। इसमें किंडर का मतलब होता है पौधे और गार्डनर का मतलब होता है माली, ठीक है। तो पौधे और माली इस प्रकार से बना है किंडरगार्टनर। यह जो प्रणाली होती है फ्रोवेल के अनुसार इन्होंने कहा है कि विद्यालय एक बाग के समान होता है, ठीक है। जो विद्यालय होता है यह बाग के समान होता है, जिसमें जो शिक्षक का स्थान होता है यह किस प्रकार का रहता है, तो यह माली के समान रहता है। और यहीं पर बच्चे किंडर पौधे के समान होते हैं और जो शिक्षक होता है यह माली के समान होता है, यह इन्होंने कहा है। सन 1837 की बात है, सन 1837 की बात है, जब फ्रोवेल ने जर्मनी में एक स्कूल खोला था, ठीक है। यहीं पर इन्होंने इस पद्धति का निर्माण किया था, ये हमें याद रखना है। और यह प्रणाली जो होती है यह 4 से 8 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत हिंदी शिक्षण किस प्रकार बेहतर होता है। प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत हिंदी शिक्षण किस प्रकार बेहतर होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्राथमिक कक्षाओं में यदि सबसे बेस्ट शिक्षण विधि की बात की जाए तो खेल द्वारा, तो खेल में यहाँ पर बस रिक्त स्थानों की पूर्ति, यदि छात्रों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कराई जाती है तो यह सबसे प्रभावशाली शिक्षण विधि यहाँ पर होगी, ठीक है। यह प्राथमिक कक्षाओं में यहाँ पर बात हो रही है। नीचे चलते हैं और यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है, खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत उच्च कक्षाओं में किस विधि का उपयोग उत्तम है, ठीक है। अभी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षाओं की बात की, अब यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं में किसके द्वारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा सर्वोत्तम रहेगा। जो उच्च कक्षाएं होती हैं, ठीक है, उच्च कक्षाओं में कौन सी विधि रहेगी यहाँ पर, तो उच्च कक्षाओं में रहेगी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी उच्च स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं और खेल के माध्यम से। परिभाषाओं की होड़ का खेल यहाँ पर कराया जा सकता है, समस्या पूर्ति का खेल कराया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं में कौन सी विधि उपयुक्त होगी, ठीक है। तो माध्यमिक कक्षाओं में खेल द्वारा कौन सी विधि शिक्षण की उपयुक्त होगी, तो यहाँ पर जो उपयुक्त विधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाद विवाद प्रतियोगिता, ठीक है। वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से इसे आयोजन करके छात्रों को कोई भी शिक्षण का यहाँ पर कराया जा सकता है, अधिगम कराया जा सकता है, ठीक है, माध्यमिक कक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों का स्थान दिया जाता है, तो यह हो जाती है हमारी बालोधान पद्धति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बालोधान पद्धति। बालोधान पद्धति क्या है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जो भी अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा बालोधान पद्धति क्या है, उसके नाम को अगली वीडियो में शामिल किया जाएगा, सबसे पहले ही उसके नाम को दिखाया जाएगा। इस छात्र ने सबसे अच्छे तरीके से बालोधान विधि को कमेंट बॉक्स में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों साथ साथ पूरे होते हैं, ठीक है। तो किस विधि में यह पूरे होते हैं, किंडरगार्टनर पद्धति में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की प्रायः किन नवीन पद्धतियों द्वारा बातों पर विशेष बल दिया जाता है, तो भाषा शिक्षण की किन नवीन पद्धतियों द्वारा शिक्षण पर बल दिया जाता है, तो यह जो बल दिया जाता है बालक की स्वतंत्रता पर दिया जाता है, बालक की रुचि पर दिया जाता है, क्रियाशीलता पर दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अंग हैं वाचन, पठन, लेखन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो ये सभी भाषा के अंग हैं, ठीक है। वाचन भी भाषा का अंग है, लेखन भी भाषा का अंग है और पठन मतलब पढ़ना भी भाषा का अंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में डॉल्टन पद्धति का क्या दोष है, भाषा शिक्षण में डॉल्टन पद्धति का क्या दोष है। तो दोस्तों जो डॉल्टन पद्धति होती है इसमें छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है, जो उनको करना है करें, जो सीखना है सीखें, जो पढ़ना है पढ़ें, उसमें शिक्षक का कोई रोल वहाँ पर नहीं रहता है। इसका जो दोष हो जाता है, दोष ये हो रहता है कि वहाँ पर बालकों का मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है, मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं में अधिक उपयोगी है, ठीक है, छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं में अधिक उपयोगी है, तो यह जो है प्रोजेक्ट पद्धति जो होता है यह बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि है, निम्नलिखित में से गद्य शिक्षण की विधि है, तो गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? अर्थबोधन विधि। अर्थबोधन विधि जो है यह गद्य शिक्षण की विधि है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है? कौन सा शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जो है यह शब्द एवं अर्थ विधि का विकसित रूप हो जाता है, ठीक है। इसमें यदि छात्रों से व्याख्या कराई जाती है तो इसमें क्या होता है, वो शब्दों को समझेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ उनमें एक प्रकार से विकास होगा, ठीक है, अर्थों का, शब्दों को समझने का और उनके अर्थों का छात्रों में विकास होगा, ठीक है, व्याख्यान विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? पद्य के गुण दोषों की आलोचना किस विधि में करनी पड़ती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा समीक्षा विधि में, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो के क्वेश्चन, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे यहीं से कल की वीडियो में यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। 24वें क्वेश्चन से आज 23 क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है, 100 लाइक आपको करने हैं। मुलाकात होंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर जो लाइक है तो आपको बता दें, लाइक से कोई भी प्रॉफिट नहीं होती है, केवल लाइक से मिलता है मोटिवेशन। आप लोगों के पास क्या मोटिवेशन है कि आप लोगों को सरकारी जॉब करनी है और टीचर बनना है, ठीक है। और यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रोत्साहित होते हैं यूट्यूबर, तो आप लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।